हाँ देखिए बच्चों, अब आज हम आर यानी कि रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट और वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों से रिलेटेड कुछ अदर टर्म्स भी है। अदर टर्म्स रिलेटेड विद आर एंड वी। आर यहाँ पर ऑर्बिट की रेडियस है और वी उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। अब इन दोनों से रिलेटेड कुछ अदर टर्म्स आज अपन वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि नंबर वन, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा। अच्छा, पहले ये देखिए कि एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। देखिए क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखिए एक सर्कल में ही तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन की मूविंग के दौरान दो चीज़ें एक साथ कवर होती है। एक तो डिस्टेंस, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है पॉइंट ए पर, और इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से चलता हुआ ये पॉइंट बी पर आया, तो एक तो इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कवर की और एक एंगल भी कवर किया। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया, तो एंगल कितना कवर हुआ, यहाँ पर एंगल हुआ थीटा। अब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये होता है, देखिए कि यूनिट टाइम में जितना एंगल कवर हुआ हम उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस कवर हुई हम उसे कहते हैं वेलोसिटी। नॉर्मल जिसको कहते हैं ना वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन है क्या, यही तो डेफिनेशन है ना, कि डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी। बट अब अगर डिस्टेंस की जगह अपन एंगल ले लें, क्योंकि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो डिस्टेंस के साथ साथ एंगल भी कवर होगा, और तब एंगल कवर इन यूनिट टाइम, तब इस वेलोसिटी का नाम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा देखिए, अच्छा दूसरी सिंपल जो वेलोसिटी होती है ना, उस सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब जो एंगुलर वेलोसिटी होगा उसका फार्मूला क्या होगा, एंगल अपॉन टाइम। टाइम, एंगल हमने थीटा अज्यूम किया है, टाइम को हम टी से लिख लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए कि एंगल होता किसके बराबर है, तो भाई एंगल देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस और रेडियस के रेशो के बराबर एंगल होता है। तो एंगल क्या है, डिस्टेंस ए बी अपॉन रेडियस, हम इसको क्या कहेंगे, एंगल। यानी कि थीटा इक्वल टू होता है ए बी डिस्टेंस अपॉन रेडियस। टाइम तो पहले से यहाँ पर था ही। अब ये ए बी डिस्टेंस है और टी टाइम है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो ए बी अपॉन टाइम को हम वी वेलोसिटी से लिख सकते हैं और अपॉन आर। इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी के दो फार्मूले हमारे सामने आ गए, एक थीटा अपॉन टाइम और दूसरा वेलोसिटी अपॉन रेडियस। अब क्योंकि वेलोसिटी हम पहले निकाल चुके हैं, ऑर्बिट के रेडियस पहले निकाल चुके हैं, तो हम क्या करें, इसी को काम में ले लेंगे। अब ये हमारा काम का फार्मूला क्या निकल गया कि वेलोसिटी अपॉन रेडियस ये है, और v और r की वैल्यू पुट करके हम एंगुलर वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो करते हैं। अब देखिए v कितना होता है, v होता है z अपॉन n इंटू 2.188 इंटू 10⁸ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस कितनी होती है, रेडियस होती है एन स्क्वायर अपॉन जेड, अब जेड ऊपर आ जाएगा, इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। हमने v की वैल्यू भी रख दी और r की वैल्यू भी पुट कर दी, तो ओमेगा कितना आ गया, देखिए जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया
हो गया जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर को एन से किया क्या हो गया एन क्यूब। चलो जेड स्क्वायर और एन क्यूब दो हमको रिलेशन यहाँ पर मिल गए। अच्छा अब जरा देखिए इंटू 2.188 ऊपर है और नीचे 0.53 नीचे है इंटू 10 टू पावर। देखिए ऊपर 10 की पावर 8 है, नीचे -8 है, ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा जरा देखिए 10 टू पावर 16। तो देखिए रेडियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई, एंगुलर वेलोसिटी का ये फार्मूला हमारे पास निकल करके आ गया। अब जरा देखिए इस फार्मूले को जब आप पूरा सोल्व करेंगे ना तो 4.12 के करीब आ जाएगा, 4.12 आगे सोल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा जेड स्क्वायर इंटू 4.12 इंटू 10 टू पावर 16 अपॉन एन क्यूब। ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है। अच्छा अब जरा देखिए एंगुलर वेलोसिटी, अब ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, 4.12 इंटू 10 टू पावर 16 तो कांस्टेंट है ना, तो किस पर डिपेंड करेगा जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। एंगुलर वेलोसिटी जेड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और एन के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर रेशो भी हम कर सकते हैं ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू Z1 स्क्वायर N2 क्यूब अपॉन Z2 स्क्वायर और आपका N1 क्यूब। ये रैशनल फार्मूला निकल करके आ जाता है। अब किसी भी न्यूमेरिकल में हम z और n की वैल्यू को पुट करके एंगुलर वेलोसिटी का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा सवाल है कि फाइंड रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी in first orbit of hydrogen and third orbit of helium plus। अब दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम प्लस का सेकंड ऑर्बिट। तो एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम प्लस। चलो देखिए हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट तो N1 इजिकल टू हो जाएगा 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, ठीक। हीलियम प्लस का थर्ड ऑर्बिट के लिए N2 कितना हो गया थर्ड, N क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट ही तो है, और हीलियम प्लस का कौन सा ऑर्बिट ले रहे हैं हम देखिए थर्ड ऑर्बिट ले रहे हैं। तो यहाँ पर N2 इजिकल टू 3 और हीलियम के लिए Z2 की वैल्यू हो जाती है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब ज़रा वैल्यू पुट कर देते हैं ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। चलो ये हमारा फार्मूला है देखिए Z1 स्क्वायर इंटू N2 क्यूब अपॉन Z2 स्क्वायर इंटू N1 क्यूब। चलो Z1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, N2 की वैल्यू 2 N2 की वैल्यू 3। अब 3 का क्यूब कितना होगा देखिए वो होगा 27, 3 इंटू 3 कितना हो गया 27। Z2 स्क्वायर, Z2 की वैल्यू 2 है और 2 का स्क्वायर होगा आपके 4। N1 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ज़रा देखिए कितने टर्म आई 27/4 आ गया ना, तो आपका आंसर क्या होगा देखिए 27/4, 27/4। और यही आपके एंगुलर वेलोसिटी है। चलो इसको यहाँ पर नोट कीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। देखिए अब देखिए सेकंड, वही v और r से रिलेटेड सेकंड टर्म आती है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड का मतलब क्या है ज़रा देखते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में एक चक्कर लगाने में कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से और अपने सर्कुलर पाथ में पूरा एक चक्कर लगाता हुआ वापस यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से चला दोबारा यहाँ आ गया, इस पे कुछ टाइम तो लगेगा ना। उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द टाइम पीरियड। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन of electron in orbit is known as time period ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड है और इसका सिंबल क्या लेंगे हम, कैपिटल टी काम में लेंगे। अब हमको टाइम निकालना है, टी निकालना है। कैसे निकाले भाई टी? वेलोसिटी के फार्मूले से, स्पीड के फार्मूले से। स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। अब डिस्टेंस कौन सी, ये वाले डिस्टेंस कि इलेक्ट्रॉन चला और पूरा एक चक्कर लगाया वापस यहाँ आ गया। अब इस पूरे एक राउंड को क्या कहेंगे हम, सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ये। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है, v, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr, ये सरकमफेरेंस है अपॉन v। अगेन हमारे पास r भी है, हमारे पास v भी है। चलो देखिए 2π, r कितना होता है, n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। v की वैल्यू रख देते हैं, v कितना होता है, z अपॉन n इंटू 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। अब चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगेन n को n से मल्टीप्लाई किया तो n³, z को z से किया तो आपके हो गया z स्क्वायर। बाकी सारे टर्म तो कांस्टेंट है, ये 2π, ठीक है ना, 2π। और आपके बस अब इसको नोट कर लीजिए, 0.53 10⁻⁻16, ये 10⁸ है, ऊपर जाएगा -16 और नीचे क्या आएगा 2.188। ये टाइम पीरियड किस में आएगा, टाइम पीरियड ये आएगा सेकंड में। इसी से हमारा काम चल जाएगा, इसी से हमारा काम चल जाएगा। हमको आगे और बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम एक्सपेंड किया। अब देखो इसको भी रेशो की फॉर्म में निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन z स्क्वायर। तो देखिए T1 अपॉन T2 इक्वल टू n³ अपॉन n1³ अपॉन n2³ और ये आपके z2 स्क्वायर अपॉन z1 स्क्वायर। ये इसका रेशनल फार्मूला आ गया। हम इससे टाइम पीरियड का रेशो निकाल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल देखिए यहाँ पर, इससे रिलेटेड भी हम करते हैं। फाइंड रेशो ऑफ
टाइम पीरियड of electron in first and third orbit of hydrogen atom। अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या ही फर्स्ट ऑर्बिट है, हाइड्रोजन का ही थर्ड ऑर्बिट है, तो Z1 Z2 तो बराबर हो गए ना, क्योंकि हाइड्रोजन ही है। तो ऐसे में टाइम पीरियड का फार्मूला हम काम में लेंगे T1/T2 इक्वल टू N1 क्यूब अपॉन N2 क्यूब। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N1 की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, और थर्ड ऑर्बिट के लिए N2 की वैल्यू 3 और 3 का क्यूब आएगा 27, तो रेशो आ जाएगा 1:27। ये आ गया टाइम पीरियड का यहाँ पर रेशो। अच्छा, टाइम पीरियड के बाद देखिए एक और डेफिनेशन आती है। देखो, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, ये तो टाइम पीरियड। अब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए इलेक्ट्रॉन ने, हम उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा एक टर्म और देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या है फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन ऑर्बिट इन 1 सेकंड, ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगी जरा देखिए कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि चक्करों की संख्या है, कितने चक्कर लगाए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में इन 1 सेकंड, in 1 second is known as frequency of electron। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? समझ में आ गई बात? अब जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये टाइम पीरियड के इनवर्स होती है। क्या होती है? टाइम पीरियड के इनवर्स होती है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस यहाँ पे देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, अर्थात मीन्स इस फार्मूले को हम उलट सकते हैं, उलट सकते हैं। तो अब इस फार्मूले को उलट दीजिए, जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो Z² ऊपर चल जाएगा, 2.188 भी ऊपर चल जाएगा, ऊपर देखिए क्या है N क्यूब इंटू 2 पाई और 0.53 इंटू 10⁻⁻16। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या आएगी? राउंड पर सेकंड, राउंड यानी कि चक्कर, राउंड पर सेकंड, राउंड पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने राउंड किए, हम इसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, ये थी कुछ अदर टर्म्स जो कि V और R से रिलेटेड थी। V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और R रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोर मॉडल की कितने एप्लीकेशन हम कर चुके हैं? पहले एप्लीकेशन क्या थी? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, सेकंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। एप्लीकेशन 3 ही है, ये कोई 2 अलग अलग एप्लीकेशन नहीं है, ये तो V और R को हमने अप्लाई कर दिया, बस इतनी सी बात है। जैसे सरकमफेरेंस क्या होती है? 2πr, अब वहाँ R आ रहा है तो सरकमफेरेंस भी निकाल ली अपन ने। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? वो होती है आपके V/R। अब V निकाल चुके, R निकाल चुके, तो V/R भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। तो अब
बोर मॉडल की चौथी एप्लीकेशन पर आते हैं। देखिए हम चौथी एप्लीकेशन, पहली एंगुलर मोमेंटम, सेकंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चौथी अब आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इस चैप्टर में आगे ढेरों न्यूमेरिकल, ढेरों सवाल इसी एक एप्लीकेशन पर आधारित होंगे, इसी पर बेस होंगे, और इसका नाम क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। चलो देखते हैं। देखिए ये ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ, ये न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसमें v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन के रेडियस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है ये, और ये पाथ की डायरेक्शन है। अब देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने जो बोर मॉडल का जो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा था ना, कि जब इलेक्ट्रॉन अपर शेल से लोअर शेल में आता है तो एनर्जी एमिट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से अपर शेल में जाता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। अब इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट क्यों करता है? क्योंकि अपर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हायर होती है और लोअर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो होती है, कम होती है। तो अपर और लोअर शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस ही इमिट होता है और यही एब्जॉर्ब होता है। तो हमको लोअर और अपर शेल में यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता लग जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर अपर शेल से पर्टिकुलर लोअर शेल में आएगा तो कितने एनर्जी इमिट करेगा, या किसी लोअर शेल से किसी अपर शेल में जाएगा तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। अब देखो बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी बोर ऑर्बिट में होती है। देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चल रही है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम एनर्जी को ई से इंडिकेट कर लेते हैं, ई, ध्यान रखिए। अब इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी। क्यों है काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। यदि एम है, वी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? देखो जब भी कोई पार्टिकल किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में होगा तो उस पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। जैसे हम अर्थ से, ग्राउंड से, जो ज़मीन का जो तल है नीचे का, वहाँ से किसी हाइट पर पहुँचते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी हमें अट्रैक्ट करती है। यदि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो अर्थ से ऊपर जाने पर, हाइट पर जाने पर हमारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। जब भी कोई पार्टिकल किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में होगा तो उस पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। इलेक्ट्रॉन के पास
काइनेटिक एनर्जी भी है। अब जरा देखते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का तो एक बड़ा यूनिवर्सल फार्मूला है, और वो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, स्टैंडर्ड फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? अब पोटेंशियल एनर्जी का भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, और वो क्या है, वो है वर्क डन के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होती है। आपने 9th और 10 में पढ़ा भी है कि कोई पार्टिकल अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, ज़मीन पर रखा हुआ है। अब उस पार्टिकल को ज़मीन से एक हाइट पर लाने के लिए हमको पार्टिकल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क हम पार्टिकल के ऊपर करेंगे वो सारा का सारा वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जितना वर्क होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, वर्क क्या होता है बच्चों, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप जरा देखिए फोर्स क्या है। यहाँ पर जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इसकी वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, वो होती है Z² अपॉन R²। ये तो फोर्स हो गई। डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और ये डिस्टेंस बोर ऑर्बिट के रेडियस भी है, और ये रेडियस ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची, Z² अपॉन आर। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए देखो फोर्स दो तरह से होता है, एक रिपल्शन और एक अट्रैक्शन। रिपल्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अट्रैक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। इसको आप डिटेल में फिजिक्स में भी डिस्कस करेंगे, बस मैं यहाँ साइन बता रहा हूँ आपको, साइन कन्वेंशन प्लस और माइनस। जहाँ भी रिपल्शन फोर्स होगा ना वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। फिजिक्स में भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप इस चीज़ को। और जहाँ अट्रैक्शन फोर्स होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, और ये सब क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पहले मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया था, ठीक है ना, अब मैंने नेगेटिव साइन लगाया, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, -ZA² अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 1/2 mv²। इन दोनों वैल्यूज को हम टोटल एनर्जी के फार्मूले में रख देते हैं, ई में रख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ले लेते हैं 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी की जगह ले लेते हैं ZA² अपॉन आर। अब क्योंकि ये माइनस साइन है ना, तो ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, तो ये आपकी टोटल एनर्जी। अब इसमें लगाते हैं बोर मॉडल। अभी तक हमने कोई बोर मॉडल वगैरह इतना लगाया बस कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। अब लगाते हैं बोर मॉडल। लगाइए बोर मॉडल। अब बोर मॉडल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, बोर मॉडल वो ये कहता है कि mv² इजिकल टू होता है Z² अपॉन आर। ये बोर मॉडल का जो पहला स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग mv² इक्वल टू क्या होता है, Z² अपॉन आर होता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एनर्जी के फार्मूले में mv² भी है
और जेड स्क्वायर अपॉन आर भी है। अब यहाँ हम दो में से कोई एक चेंजेस कर सकते हैं। हम चाहें तो एम वी स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर अपॉन आर रख सकते हैं। हम चाहें तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की जगह एम वी स्क्वायर भी रख सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं हम। चलो दोनों करके देख लेते हैं क्या फार्मूला बनता है। तो ई इजिकल टू 1/2। देखिए हम क्या करें, एम वी स्क्वायर की जगह रख देते हैं जेड ए स्क्वायर अपॉन आर और इधर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए ये कितना है, 1/2 जेड ए स्क्वायर अपॉन आर, ये है 1 जेड ए स्क्वायर अपॉन आर। अब जरा देखिए 1 जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस का है, 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर प्लस का है, तो माइनस की टर्म बड़ी है तो रिजल्ट माइनस का बचेगा और 1 में से 1/2 जाएगा तो माइनस 1/2 बचेगा। तो माइनस 1/2, देखिए माइनस 1/2 और जेड ए स्क्वायर अपॉन आर। ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी किसमें, जेड ए स्क्वायर अपॉन आर की टर्म में। ये भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। एक काम और कर सकते हैं हम, और E इजिकल टू 1/2 हम एम वी स्क्वायर को एम वी स्क्वायर ही रहने देते हैं और जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की जगह कर देते हैं एम वी स्क्वायर। अब अगेन -1 एम वी स्क्वायर है और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्या बचेगा, -12 एम वी स्क्वायर। ये भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। रेडियस की टर्म में ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है, वेलोसिटी की टर्म में ये भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। तो हमारे पास देखिए अब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, और इनके फार्मूले मिलते जुलते हैं। अब तीनों को हम रिलेट कर सकते हैं। देखिए रिलेशन निकालते हैं तीनों के बीच में का रिलेशन बिटवीन, ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब जरा देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, माइनस जरा देखिए जेड स्क्वायर अपॉन आर, और जेड स्क्वायर अपॉन आर की जगह रख सकते हैं एम वी स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस एम वी स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फार्मूला कितना है, ये -1/2 एम वी स्क्वायर। अब जरा देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल एनर्जी कितनी है, -1/2 एम वी स्क्वायर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी दोनों की मैथमेटिकल वैल्यू सेम है। ये भी 1/2 एम वी स्क्वायर, ये भी 1/2 एम वी स्क्वायर, दोनों मैथमेटिकली सेम है, केवल साइन अलग अलग है। केवल इसमें क्या है, साइन अलग अलग है। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ। देखिए यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए टोटल एनर्जी, लेकिन साइन तो अलग अलग है ना, तो आप क्यों भी कर सकते हो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। यदि टोटल एनर्जी को माइनस कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो तो आ जाएगी टोटल एनर्जी। एक कोई एक ही बात है, कहीं भी एक जगह माइनस साइन लगा दीजिए। तो ये तो रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। अब आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस एम वी स्क्वायर। तो एक तो साइन का फर्क है, तो पोटेंशियल एनर्जी, बात समझ में आ गया, एक तो साइन का फर्क है यहाँ पर। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव में रहेगी यहाँ पर, एक तो साइन का फर्क है। दूसरा फर्क मैग्नीट्यूड का भी है। देखो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर,
पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम वी स्क्वायर। यानी कि मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डबल है, डबल है। ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की दोगुनी है, डबल है। अब इस डबल को इनके बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाई 2 करना पड़ेगा। और यही आपके रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। इसी को यूँ भी लिख सकते हैं हम कि माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों से एक तरह के रिजल्ट हमको मिलने वाले हैं। तो ये रिलेशन है इन तीनों तरह की एनर्जी में। चलो यहाँ तक इसको नोट कीजिए।